हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव और उसके अंदर हमने देखा क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के काम करने के तरीके को भी देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्चुअल में एंटीटसिव जो होते हैं, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं कि जो आपके कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करते हैं, वो काम कैसे करेंगे, यानी कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हमेशा हमको उनके वर्ड को समझना होगा, क्योंकि जो वर्ड है वही आपको बताता है कि आखिर में वो काम कैसा कर रहे हैं। एंटीटसिव उसका नाम है, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके टस्क को, जिसको हम साधारण भाषा में ठसका भी बोलते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी हम मोस्ट ऑफ द केस करते रहते हैं, ये अगर नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल तरीके से बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, अगर आपको नींद में ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अगर आपको कोई हर्निया जैसी प्रॉब्लम है या कोई और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई सीवियर प्रॉब्लम है, शॉक वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये जो टस्क है, ये जो एंटी टस्की ड्रग है, ये आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं टस्क को कम करने में। तो ये काम कैसे करेंगे, इनका काम करने का तरीका उनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द केस कफ सेंटर सप्रेशन, यानी कि ये ड्रग आपकी कफ सेंटर को, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, इनको सप्रेस करके अपना जो एंटीटसिव इफेक्ट है वो आपको देंगे। ये तो बात हो गई टॉपिक के बारे में, एक दो इंपॉर्टेंट जानकारियां। चलिए अब शुरू करते हैं इनके डिटेल 1-to-1 के फॉर्मेट में इनके बारे में कलेक्ट करना। सबसे पहला है दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट या दे प्रोड्यूस देयर एंटीटसिव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे सिंपल पॉइंट कि ये जो काम करने का तरीका है वो कहां पे हुआ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। इसके पहले आपने कुछ क्लासेस देखी थी एंटीटसिव ड्रग के, आपके एक्सपेक्टोरेंट के, कफ के, तो उसमें से पहला था हमारा डिमल्सेंट। इस डिमल्सेंट के अंदर हमने एग्जांपल के रूप में लिया लोजेंजेस, कफ ड्रॉप, हनी, लिकोराइज एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो ड्रग थे वो आपके पर्टिकुलर पार्ट ऑफ थ्रोट में अफेक्ट कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपकी इरिटेशन कॉज हो रही थी ड्यू टू सम इरिटेंट या माइक्रोबियल इंफेक्शन या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के स्टिक हो जाने की वजह से। तो उस जगह पे ये सूदिंग इफेक्ट एक फिल्म कोटिंग का काम करके आपके एफरेंट नर्व को सप्रेस कर रहे थे, ताकि इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ना जाए। लेकिन उनके काम करने का जो जगह था, जो साइट ऑफ एक्शन था, वो एक लोकल पार्ट था। इरिटेटेड सब्सटेंस को मास्क करने के लिए एक थ्रोट के पर्टिकुलर पार्ट में वो अपना एक्शन शो कर रहे थे। लेकिन अब ये जो ड्रग है हमारे एंटीटसिव, जो कि बेसिकली कफ सेंटर को सप्रेस करेंगे, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। और इनके काम करने के दो तरीके हो सकते हैं और कभी कभी ये इन दोनों तरीकों को फॉलो करते हैं। इसलिए जो दो मेन तरीके हैं उनमें से पहला है हमारा राइजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर व्हिच मेक्स इट मोर स्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे लाइन में, इस पूरे पॉइंट में एक चीज हमारा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो है थ्रेशोल्ड। यानी कि ये जो एंटीटसिव ड्रग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके कफ के सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड, साधारण भाषा में समझते हैं थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है। अगर इसको यूं कहूं कि ये एक एबिलिटी है जिस तक पहुंचने के बाद वो अपना एक्शन शुरू करता है, तो वो कम लीजिए कि एक थ्रेशोल्ड है। तो अगर कोई चीज थोड़ी दूरी पे जाने पे, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे वो अपना रिस्पांस शो कर रहा है, तो वो उसका एक ऑप्टिमम या नॉर्मल थ्रेशोल्ड हुआ। अगर मैं कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दूं कि वही ऑब्जेक्ट अब वही रिस्पांस जो पहले दिया करता था उसको ज्यादा प्रेशर लगाऊं तब वो देगा, तो आप कह सकते हैं कि उसके थ्रेशोल्ड को हमने मैनिपुलेट किया है, हमने बढ़ा दिया है। एग्जांपल तो कई हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। पहले मान लीजिए ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है। जब इस शार्प ऑब्जेक्ट को मैं अपने स्किन पे पेनिट्रेट कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, और पुश करने के जो प्रेशर है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मुझे पेन का सेंसेशन हो रहा है, तो ये मेरे पेन का थ्रेशोल्ड हुआ कि एक्स वैल्यू पे, एक्स इंसर्ट करने पे, डेप्थ पे मुझे पेन होना शुरू हुआ। अब अगर सपोज मैं यहां पे कोई लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करता हूं या कोई ऐसे ड्रग यूज करता हूं जिससे मेरे पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा, तो अगर मैं इसको और ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करूंगा तब जाकर के मुझे वही पेन मिलेगा जैसा मुझे पहले मिला करता था। तो पहले और अब में डिफरेंस क्या हुआ, केवल आपके थ्रेशोल्ड का। अब आप उस पेन को जो पहले माइन्यूट था, इसको सह पाने के लिए बहुत इजी हो गए हैं और आपको पहले जैसा दर्द होने के लिए आपको ज्यादा डेप्थ में पेनिट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि आपके पेन के थ्रेशोल्ड को हमने काफी टाइम बढ़ा दिया है। बिल्कुल ये सिंपल एग्जांपल है। रफ राइट में एग्जांपल की बात करेंगे तो मोटरसाइकिल का ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल की ब्रेक आपकी पर्टिकुलर एकदम अच्छी फिटिंग में टाइट है, तो आप हल्का सा भी टच करेंगे इसको तो वो ब्रेक को
पकड़ लेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ पहिए को रोक देगा। अगर इसी को मैं ढीला कर दूं, पूरा ढीला कर दूं, तो आपको वही ब्रेक लगाने के लिए, उतनी ही स्पीड को कम करने के लिए काफी ज्यादा ब्रेक को पुश करना पड़ेगा, यानी कि हम उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहे हैं। थ्रेशोल्ड बढ़ेगा मतलब कफ अब साधारण से स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली स्ट्रेट नहीं होगा, अब स्ट्रॉन्ग स्टिमुली चाहिए होंगे उस कफ को लेने के लिए। तो ये है हमारे काम करने के तरीके एंटीटसिव ड्रग का, कफ सेंटर सप्रेस करने का। सप्रेस कर देंगे तो कफ सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा तो ब्रेन से कफ सेंटर का रिफ्लक्स जो कि एक कफ है वो नहीं होगा, एक टस्क है वो नहीं होगा, मतलब कह लीजिए कि स्टेबल हो जाएगा, मोर सहने की एबिलिटी उसके अंदर बढ़ जाएगी। यही कहलाता है हमारा थ्रेशोल्ड। आगे हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, तो दे एक्ट पेरिफेरली इन रेस्पिरेटरी सेंटर एंड दस दे इनहिबिट द टशल इंपल्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये दूसरे तरीके से काम करेंगे। दे पर्टिकुलरली एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन पेरिफेरली, पर्टिकुलरली ऑन द पेरिफेरली, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों के अलावा जो भी सिस्टम हमारे पास बचते हैं नर्व के, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम करते हैं, ताकि ये जो आपके टसल के इंपल्स निकल रहे हैं, जिसको आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, इस टसल्स के इंपल्स के निकलने को रिड्यूस करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ताकि इनका जब इंपल्स प्रॉपर जनरेट नहीं होगा तो ये ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, कफ सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे। तो इस तरीके से जो कफ की अनुभूति होने वाली है, यू आर अबाउट टू टस्क, अगर आप कफ करने वाले हैं तो इनको ये कम करके अपना एक्शन शो करेगा। तीसरा पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली, वो आपके सेकंड पॉइंट में से इंक्लूड कर लीजिए, देयर एम इज टू कंट्रोल रादर देन एलिमिनेट द कफ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जैसा कि हमने डीमल्सन के केस में देखा, वो आपके कफ को मास्क करने का काम कर रहा है। जैसा कि हमने एक्सपेक्टोरेंट के केस में देखा, वो म्यूकोकाइनेटिक एक्टिविटी, म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी और आपके जो एक प्रकार से कह लीजिए विस्कोसिटी को कम करने का काम कर रहे हैं। इससे कफ की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे ड्रग हैं वो कफ को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये कफ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कुछ कफ निकल ही नहीं रहा है, एक्सपेल नहीं कर रहे हैं। आप केवल उसके चांसेस को कंट्रोल कर रहे हैं कि अब ज्यादा टस्क ना आए। दैट इज व्हाई वन इंपॉर्टेंट लाइन हैज बीन रिटन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, दैट इज देयर एम इज टू कंट्रोल रादर देन एलिमिनेट। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये इनके काम करने का एक छोटा सा हीडर किया हुआ तरीका है। उसके बाद अगला पॉइंट, दे शुड यूज ओनली फॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम कब यूज करें। दे शुड यूज ओनली फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ, मींस ड्राई कफ, और इट इज प्रॉब्लमेटिक इन डिफरेंट कंडीशंस। ये केवल ड्राई कफ में यूज होना चाहिए, जिसमें टस्क आ रहे हैं, वेट स्पूटम म्यूकस नहीं निकल रहे, इस केस में यूज होना चाहिए। या तो ऐसे केसेस में यूज होने चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, या जिनके केस के समय इस तरह की टस्क के आ जाए तो आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं, आपको और तकलीफ में डाल सकते हैं। और वो कंडीशंस कौन कौन से हैं। पहला है स्लिप। अगर आप सो रहे हैं और इस बीच में आपको टस्क बार बार परेशान कर रहा है, तो आपके स्लिप के जो ड्यूरेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, इसमें अफेक्ट आएगा। ऐसे केस जहां पे इसके चीखने से आपके लिए और हैजार्डियस केस बन सकता है, जैसे हर्निया या पाइस। हर्निया पाइस के केस में अगर कोई भी आप फोर्सफुली टस्क लगाएंगे तो एक बॉडी में वाइब्रेशन होगा, जो हर्निया के पेन और पाइस के पेशेंट को थोड़ा सा पेन को और ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से पेन का परसेप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे केस के लिए हमको इस तरह के एंटीडिप्रेसिव ड्रग को यूज करना होगा, ताकि टस्क कम से कम हो सके और तकलीफ भी कम से कम हो सके। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की। तो आपने जब इनके क्लासिफिकेशन देखे तो हमने देखा कि इनके 3 सब क्लासेस हैं अकॉर्डिंगली, जहां पे हम बात करेंगे केवल पहले और इंपॉर्टेंट क्लास की 2 के हम सिर्फ आपको नाम बताने वाले हैं। पहला है ओपियोइड्स, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि ओपियोइड कंटेनिंग ड्रग होते हैं। इनके एग्जांपल की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा कोडीन, जो कफ के लिए काफी ज्यादा पोटेंट है। दूसरा है हमारा नॉन ओपियोइड, यानी कि जो ओपियोइड डेरिवेटिव नहीं है और इनके अंदर एक प्रकार से कह लीजिए कि एडिक्शन कॉज करने की एबिलिटी नहीं होगी, नॉन नार्कोटिक कह सकते हैं इस चीज को। इनके एग्जांपल है नोस्कापिन। उसके बाद आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आएंगे, जिनके बारे में हमने अस्थमा के केस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने ऑटोकॉइड्स में भी काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो ये कुछ 3 मेन क्लासेस हैं। इन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारा जो एंटीटसिव ड्रग है वो आपकी कफ सेंटर को सप्रेस करके टस्क से आपको रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब हम बात करें इस कोडीन के एक्सक्लूसिव पॉइंट्स को, जो कि हमारे लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ओपियोइड के बारे में सबसे पहला जानकारी कि कोडीन उसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
आपने काफी सारे कफ सिरप में पहले देखे होंगे कोडीन उनका एक एक्टिव कांस्टेंट हुआ करता था, क्योंकि कोडीन कफ सेंटर को सप्रेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसके कई डेरिवेटिव हुआ करते थे, कोडीन फॉस्फेट्स वगैरह, जो कि सबसे एक इंपॉर्टेंट मार्केट एग्जांपल की बात करेंगे तो कोरेक्स हुआ करता था, जिसको यूज और मिस यूज दोनों किया जाने लग गया। तो आज ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं है और ना ही हमको यूज भी करने चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सो ये उन्हीं के एक एग्जांपल डिनोट कर रहे हैं। पहला है हमारा ओपियम अल्कोलॉइड। ये जो कोडीन है वो कहां से डिराइव किए गए हैं या इसका सोर्स क्या है? ये ओपियम से डिराइव किए गए हैं। बाय नेचर ये आपके अल्कोलॉइड हैं। दे आर मोस्ट इफेक्टिव एज एन एंटीटसिव, सो दिस लाइन शुड बी मार्केट, दिस इज अ मोस्ट इफेक्टिव एज अ एक्सपेक्टोरेंट नहीं, एज अ एंटीटसिव। ये याद रखिएगा, टस्क को कम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इनकी क्वालिटी की अगर बात करूं तो क्वालिटेटिवली सिमिलर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन इसी कैटेगरी का एग्जांपल है। सो क्वालिटेटिवली ये आपके मॉर्फिन से सिमिलर तो हैं बट उनसे ज्यादा सेफ हैं और थोड़े से कम पोटेंट हैं, ताकि ये आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉज ना करे, लेकिन एंटीटसिव के रूप में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये एडिक्शन तो करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि 0% करेंगे, लेकिन बहुत ही कम केस में करेंगे। स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, आपका जो कंट्रोल है मोटर नर्व पे वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, लेकिन उतना भी ज्यादा एडिक्शन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अगला है मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर। अगर हमको कफ सेंटर को सप्रेस करना है, अगर हमको टस्क को इनहिबिट करना है, तो ये उस केस में बहुत ज्यादा सेलेक्टिव ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं हम कोडीन को। देखिए इसके बाद ये सप्रेस करता है कफ सेंटर को लगभग 6 घंटे तक। एक रैंडम डाटा है एज पर द के डी त्रिपाठी और पी जगदीश प्रसाद की बुक अगर हम देखें तो कम से कम एक रेंज में 6 घंटे तक ये टस्क को कंट्रोल करके रखने में आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, जो एंटीटसिव एक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो एंटीटसिव एक्शन है हमारे कोडीन का वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर मैं उनको नैलोक्सोन दूंगा। आप ओपियोइड पॉइजनिंग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में, इसी सेमेस्टर का टॉपिक है, तो आप पाएंगे कि नैलोक्सोन जो कि एंटागोनिस्ट ओपियोइड का, जिसको हम ओपियोइड पॉइजनिंग के केस में देते हैं, और उस केस में ये कॉम्पिटिटिवली एक्ट करके आपके ओपियोइड की पॉइजनिंग को डिस्प्लेस करता है और पॉइजन से आपको रिलीव करेगा। यानी कि एंटीडोट है नैलोक्सोन किसका? आपके कोडीन का। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एंटीटसिव एक्शन देने के लिए कोडीन यूज कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली उसने किसी और रीजन से नैलोक्सोन भी लिया, तो नैलोक्सोन उनके एंटीटसिव एक्शन जो कि आपकी कोडीन के द्वारा दिया जा रहा था इनको हटा देगा और आपको एंटीटसिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये तो जस्ट जनरल नॉलेज की हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है इससे, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे कोडीन है वो आपकी ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करते हैं, क्योंकि तभी तो हमारा कोडीन ओपियोइड रिसेप्टर से रिप्लेस होगा जब मैं नैलोक्सोन दूंगा। इसका मतलब है कि ओपियोइड बाइंड कहां हो रहे थे? वो हो रहे थे आपके ओपियोइड रिसेप्टर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अब्यूज पॉसिबिलिटी इज लो, लेकिन जीरो तो नहीं कहा जा सकता। इनकी जो अब्यूजिंग प्रॉपर्टी है मॉर्फिन की तुलना में या अदर सब्सटेंस की तुलना में कम तो है, लेकिन है कुछ तो कुछ जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा और डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा। देखिए बट कॉज, ये कुछ कंडीशंस कॉज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज चीफ प्रॉब्लमेटिक विद रिलेटेड दिस कंडीशंस ऑफ एंटीटसिव ड्रग। अगर मैं कोडीन को एज एन एंटीटसिव ड्रग यूज कर रहा हूं तो इसका जो सबसे ज्यादा एक मेजर साइड इफेक्ट के रूप में कह लेंगे अगर, तो वह है कॉन्स्टिपेशन। साथ साथ अगर इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करूं, मैंने कहा कि लो तो है पर कुछ तो होगा दिक्कत। तो एडवर्स इफेक्ट क्या कहते हैं? अगर स्पेसिफिकली एक एग्जांपल के लिए अगर मैं इनको हाई डोज पे दूंगा तभी ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल डोज पे ये क्या काम करना शुरू करेंगे? ड्राउजीनेस कॉज करना शुरू करेंगे, इंपेयर्ड होगा आपका विजन और कंसंट्रेशन, खास करके ड्राइविंग के केस में। तो एक प्रकार से ड्राउजीनेस तो आना ही है, नींद आना ही है जब हम कोई भी कफ सिरप पीते हैं जिसमें नार्कोटिक सब्सटेंस या फिर ओपियोइड सब्सटेंस होंगे, तो थोड़े से हमको नींद आना, आलसीपन आना, सुस्तीपन आना, ये तो लगा ही हुआ होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां ये भी हैं, जब हम बात कर रहे थे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की, तो आपको ये भी पता था जब हम फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात कर रहे थे, तब भी वो ड्रग को ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए जो कि हैवी मोटर ड्राइविंग कर रहे हैं या मोटर ड्राइविंग करते समय एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को हमको नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही जितने भी इस तरह के ड्रग हैं, कोडीन या मॉर्फिन कैटेगरी के, ओपियोइड कैटेगरी के, इनको ड्राइविंग के समय नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कंट्रोल लॉस होगा और सीवियर एक्सीडेंट होने की संभावना है। ये क्वेश्चन एक बार फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ चुके हैं, उसको घुमा के पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में देखने को मिलेगा, यानी कि कौन कौन से केस में हमको
ओपियोइड कंटेनिंग कफ सिरप या एंटीडेप्रेसिव ड्रग नहीं यूज करने हैं, वो है आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑब्वियसली जब ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं ओवरडोज पे, तो ऐसे पेशेंट को तुमको देना ही नहीं, जिनको ऑलरेडी किसी न किसी कारण से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, जैसे किसी ने अगर जनरल एनेस्थेटिक का डोज लेके रिकवर ना किया हो, तो आखिरी फेज में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के जो केस होते हैं उस केस में ना लिया हो, या कोमा के केस में, या फिर एपिलेप्सी के केस में, ऐसे कई केस में जहां पे मेन पॉइंट हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ऐसे पेशेंट को हमको इसको देना ही नहीं है। उसके बाद ड्राउसीनेस तो हमने देखा कि क्या एग्जांपल है, तो ये डिप्रेसिव पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए जो कि डिप्रेशन के केस में है, और साथ साथ आप देखिए चिल्ड्रंस को बिल्कुल नहीं देने चाहिए क्योंकि ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, थोड़ा भी डोज उनके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक जरूर कॉज करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हो गई हमारे एंटीडेप्रेसिव ड्रग जो कि कफ सेंटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सप्रेस करके अपना एक्शन शो करते हैं। समझाने के लिए लास्ट में एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जो किसी बुक से नहीं लिया गया, अपने से बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो देखिए क्या कहना चाहते हैं। यह है हमारा ब्रेन, और इस ब्रेन में कफ सेंटर है। इस कफ सेंटर को अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि नॉर्मल आदमी की है जिसको कोई भी ड्रग नहीं दिया गया है, और यह है हमारा इरिटेंट। तो जब ये इरिटेंट इरिटेटिव अफरेंट नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचेगा, कफ सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, और उसकी वजह से जो हमारा कफिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कफिंग स्टार्ट हुई है वो थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि एक्स वैल्यू की कोई स्टिमुलेंट की वजह से, एक्स वैल्यू के पावर की कोई इरिटेंट की वजह से जनरेट हुआ। तो यहां पे एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ रफ कि एक्स नाम के वैल्यू की अगर कोई इरिटेंट ने वाई रिस्पॉन्स दिया, यानी कि कफिंग के रिस्पॉन्स दिया। अब अगर इसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं एंटीडेप्रेसिव ड्रग के रूप में कोई भी ड्रग देता हूं, ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, हिस्टामिन ड्रग, तो उसका जो थ्रेशोल्ड है वो पेन के लिए बढ़ जाएगा क्योंकि ये कफ सेंटर को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। तो ये पहले नॉर्मल था, अब इसको मैं और नीचे लेके जा रहा हूं, तो थोड़ा सा भी स्टिमुलस इसको इसी लेवल से ऊपर पहुंचा रहा था, तो मुझे इतना पहुंचाने के लिए इतना गैप तो कवर करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड। तो अब ये जो एक्स वैल्यू है उतने पे हमको पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्स प्लस। तो एक्स प्लस पे लगाएंगे तो आपको कफ सेंटर एक्टिवेट होगा जस्ट बिकॉज कि थ्रस जो आपका थ्रेशोल्ड है वो बढ़ गया है, उसके बाद आपकी कफिंग स्टार्ट होगी। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, पहले में एक्स का वैल्यू का इरिटेंट लगा रहा था तो वाई कफिंग रिस्पांस देखने को मिल रही थी। अब मुझे सेम वाई का कफ रिस्पांस चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा इरिटेंट लगाना पड़ रहा है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने ऐड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड। तो इस तरीके से आपने समझा अभी कि कैसे हम एंटीडेप्रेसिव के काम करने के तरीके को समझ सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और इसको समझने और समझाने के लिए कहीं भी कोई भी रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर आपने शुरू से इनके पार्ट्स को देखे होंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपसे बस मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि जितने पार्ट्स हम बनाते हैं वो हमारे लिए नहीं है, हमारे किसी यूज के नहीं है, हमसे कोई इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है, ये केवल आपके लिए है, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बेसिक तरीके से शुरू से ऊपर उठते हुए आप समझें। पार्ट्स बड़े ही ज्यादा हैं लेकिन इतने ही ज्यादा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपको एडवांटेज मिलेगा। सो प्लीज डू नॉट स्किप एनी पार्ट अगर आपको समझना है तो, अदरवाइज इट्स ऑन यू कि आप सीधे 5 पार्ट पे आए, चाहे आप स्किप करें, इट्स ऑन यू। बट मेरा रिक्वेस्ट यही होगा, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पिछले पार्ट्स जरूर देखने होंगे। भले ही आपने पिछले सेमेस्टर क्लियर कर लिया हो, पास आउट हो गए हो, लेकिन कुछ वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो वो आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूज होंगे ही होंगे। इसलिए आप अगर अपने पास खाली समय बचता है तो पुराने वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं। इन्हीं सजेशन के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेफरेंस के बारे में बात करूं तो हमने यूज किया है केडी त्रिपाठी का लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन, साथ में पी जगदीश प्रसाद और पद्मदा उदय कुमार को भी थोड़ा टच किया हुआ है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके नोट्स बनाने के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।